लगभग 350 सालों तक हिंदुस्तान पर राज करने वाले मुगल सल्तनत हिंदुस्तान को हर तरह से लूटा, कमजोर लोगों को अपना गुलाम बनाया। उन्होंने कूटनीतिक चालों में फंसाकर अन्य साम्राज्यों को तबाह किया और जो उनके सामने झुकने को तैयार नहीं हुए उन्हें युद्ध के लिए मजबूर किया। वे निर्दयी और क्रूर शासक थे। उन्होंने भारतीय राजाओं को अपनों से ही लड़ाया और उसका फायदा उठाते हुए उनके खजाने को अपना बनाया। कला के शौकीन मुगल शासकों को फारसी बगीचे जितने पसंद थे उतने ही वह खूबसूरत महिलाओं के लिए भी दीवाने थे। विलासिता से घिरे हुए ये बादशाह अपने आप को भगवान या अल्लाह कहलाने से भी नहीं कतराते थे। मुगल साम्राज्य की गिनती उस दौर में दुनिया के सबसे अमीर साम्राज्यों में गिना जाता था। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सूर्या सिंह और आप देखना शुरू कर दिए हैं सूर्या टॉक। दोस्तों, आज हम मुगलों की अमीरी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर मुगल कितने अमीर थे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की स्थापना से पहले के इतिहास को खंगाला जाए तो पता चलता है कि बाबर एक लुटेरा था। 12 साल की छोटी सी उम्र में उसे उज्बेकिस्तान के फरगना का शासक बना दिया गया। हालांकि वहां उसकी एक न चली और जान बचाकर उसे भागना पड़ा। उसका सपना तो अपने पूर्वज तैमूर लंग द्वारा बनाई गई राजधानी समरकंद को जीतने का था। बहरहाल वह उसे भी जीत नहीं पाया। उसने हिंदुस्तान के बारे में कई बार सुना था। ऐसे में थक हार कर उसने दक्षिण की ओर रुख कर लिया। बाबर अगर फरगना में ही रहता तो कब का अपनों के हाथों ही मारा जा चुका होता। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह भारत पर हुकूमत करेगा। वह तो हिंदुस्तान में लूट मचाने आया था। हुमायूं की जीवनी हुमायूं नामा में गुलबदन बेगम लिखती हैं कि बाबर द्वारा 1519 ईस्वी के बाद कई बार 7-8 साल तक सेना हिंदुस्तान की ओर भेजी गई और हर बार छोटे राज्यों और परगनों पर कब्जा किया गया। लेकिन इस बार सेना का नेतृत्व खुद बाबर कर रहा था। उसने पहले लाहौर सरहिंद जीता, फिर पानीपत के मैदान में 20 अप्रैल 1526 ईस्वी को उसकी भिड़ंत दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी से हुई। बाबर युद्ध जीत गया और उसे उपहार स्वरूप 5 बादशाहों का कोष हाथ लगा। इसके अलावा उसकी जीत का सबसे बड़ा इनाम पूरा हिंदुस्तान उसके सामने पड़ा था। बाबर ने लूट तो बहुत की थी, उनमें शायद ये पहली बार था कि इतना बड़ा खजाना उसके हाथ लगा था। वहीं आगे लूट जारी रखने के लिए एक बड़ा देश भी उसे साफ नजर आ रहा था। उसने सुल्तान इब्राहिम के हरम की एक एक स्त्रियां, लूटे गए खजाने में से रत्न मणिक मोती हीरा पन्ना फिरोजा और लहसुनिया से भरी एक सोने की रिकाबी, अशरफियों से भरी 2 सीप की थालियां और हर प्रकार की 9 वस्तुएं अपने बड़ों बेगमों नातेदार संतानों और हरम वालियों में बंटवा दिए। बहरहाल इब्राहिम लोदी के ऊपर जीत के साथ ही हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। माना जाता है कि हुमायूं का उत्तराधिकारी अकबर अपने समय में दुनिया की 1/4 दौलत का मालिक था। मुगल इतिहास में अकबर ही ऐसा एकमात्र शासक था जिसने अपने विजय अभियान के दम पर हिंदुस्तान के बड़े भूभाग पर शासन किया था। उसने कई राजपूत शासकों को अपने अधीन कर लिया था, लेकिन मेवाड़ के महाराजा महाराणा प्रताप उसके सामने कभी नहीं झुके। अकबर के शासनकाल में हिंदुस्तान का सकल घरेलू उत्पाद ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के साम्राज्य से कतई कम नहीं था। मुगलकालीन भारत का प्रति व्यक्ति उत्पादन उस समय इंग्लैंड और फ्रांस के बराबर ही था। तत्कालीन मुगल रहन सहन ब्रिटिश राजघरानों से कहीं ज्यादा शानदार और भव्य था। इस समय तक यूरोपियन लोगों ने साम्राज्यवाद के लिए दुनिया के देशों को तलाशना शुरू कर दिया था। कहीं हद तक यूरोपियन दुनिया भर में अपने व्यापार को बढ़ा रहे थे। बावजूद इसके उस समय का यूरोप जीवन शैली के मामले में मुगल काल से बहुत पीछे था। उस दौरान यूरोपियन व्यापारियों ने भारत का भी दौरा किया था। वह मुगल दरबार की भव्यता और मुगलों की आलीशान जीवन शैली से बहुत प्रभावित हुए। शायद इससे पहले उन्होंने राजमहलों में इतना अच्छा जीवन स्तर नहीं देखा था। यह सब दुनिया में सबसे शानदार था। मुगल दरबार की दीवारें, महल, उद्यान, फवारे, साहित्य और चित्रकला सभी अपने आप में लुभाने वाला था। जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर के समय से लेकर शाहजहां तक मुगल सल्तनत का दरबार दुनिया भर में सबसे शानदार जगहों में से एक था। यहाँ विश्वव्यापी और धार्मिक सहिष्णुता आम थी। साहित्य और चित्रकला की भरमार थी। आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी और लाहौर में आलीशान भव्य महल और मस्जिद थे
दीवारें रंगों से सजी हुई थी, बगीचे फव्वारों से लुआब थे, सेवादारी के लिए गुलाम नौकर भरे पड़े थे। मुगल बादशाहों के पास सूती और रेशमी धागों से बुने बेहतरीन लिबास थे। माना जाता है कि मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था अकबर के शासनकाल के दौरान अपने चरम पर थी और संभवतः ताजमहल बनने के बाद इसमें गिरावट आई। भारत 1000 ईस्वी तक विश्व जीडीपी में 28.9% की हिस्सेदारी के साथ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। मुगल साम्राज्य के दौरान 20.9% सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के साथ हिंदुस्तान में आर्थिक विकास शुरू हुआ। इस तरह से 18वीं शताब्दी में आर्थिक तरक्की के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया। सम्राट जहांगीर ने शाही खजाने में एक बड़ी रकम छोड़ी थी। इस कारण मुगल स्थापत्य शैली की भव्य इमारत बनाने में शाहजहां का हाथ कभी तंग नहीं रहा। शाहजहां के समय 17वीं शताब्दी में बनी नायाब इमारत ताजमहल की लागत 50 लाख रुपए आई थी। सन 1640 ईस्वी में शाहजहानी रुपए की क्रय शक्ति आज के भारतीय रुपए के लगभग 500 गुना ज्यादा थी। इस हिसाब से अगर ताजमहल आज के समय में बना होता तो इसे बनाने में लगभग अरबों खर्च होते, उसमें भी जमीन की कीमत अलग से देनी पड़ती। वहीं मयूर सिंहासन मुगल काल की सर्वश्रेष्ठ कलाकारी थी, जिसे बनाने में मजदूरों को लगभग 7 साल लगे थे। इसी मयूर सिंहासन के बीच में विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा लगा हुआ था, जो आजकल ब्रिटेन की महारानी के मुकुट की शोभा बढ़ा रहा है। मयूर सिंहासन को बनाने में उस दौर के तकरीबन 1 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जो आज के अरबों रुपए के बराबर है। एक अंदाजे के अनुसार शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य की संपत्ति फारस और फ्रांस की प्रतिद्वंदियों की कुल संपत्ति की तुलना में कहीं अधिक थी। सन 1648 में मुगल साम्राज्य की सालाना आय 21 करोड़ रुपए आकी गई है। इसके अलावा शाहजहां उस समय दुनिया की बेशकीमती हीरा की खान प्रसिद्ध गोलकुंडा खान का मालिक था। इस लिहाज से वहां से निकलने वाले सभी अमूल्य रत्नों पर भी शाहजहां का ही अधिकार था। उस दौरान उनके शाही खजाने में 7 टन सोना और 1116 टन चांदी थी। लगभग 8 पाउंड हीरे और 100 पाउंड रूबी और पन्ना और 600 पाउंड मोती थे। इसके अलावा असंख्य जवाहरातों का खजाना था। मुगल शासकों ने लूटने के डर से कभी भी अपने खजानों को एक जगह इकट्ठा करके नहीं रखा। माना जाता है कि अलग अलग अनुपात में साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में शाही खजाने को किलों में मजबूत और सुरक्षित दीवारों के पीछे रख दिया गया था। आगरा के अलावा दिल्ली भी मुगलों की पसंदीदा राजधानी रही थी। ऐसे में शाही खजाने को 7 अलग अलग किलों में रखा गया। लाहौर के शाही किले में सबसे ज्यादा खजाना रखा जाता था। वहीं सम्राट के पसंदीदा शहर आगरा में अधिकांश शाही गहने रखे जाते थे। मुगल साम्राज्य में शासन चलाने के लिए कई अधिकारी कर्मचारी नियुक्त किए जाते थे। इन्हें मनसबदार कहा जाता था। मनसब असल में एक फारसी शब्द है, जिसका मतलब होता है पद या औहदा। माना जाता है कि छोटी और बड़ी रियासतों को मुगल साम्राज्य के अंतर्गत बनाए रखने की मनसबदारी व्यवस्था एक कूटनीतिक चाल थी। हिंदुस्तान में इसकी शुरुआत जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर ने की थी। इसके तहत राजा महाराजाओं को मुगल दरबार में बड़े पद या औहदे पर बिठा दिया जाता था और इसी औहदे के बदले मुगल सल्तनत इन कर्मचारियों को तनख्वाह देती थी। माना जाता है कि मुगल दरबार में ऐसे सैकड़ों मनसबदार नियुक्त किए गए थे। उस समय इनको तनख्वाह के तौर पर हजारों रुपए और घोड़े एवं कुछ घुड़सवार शाही सैनिक दिए जाते थे। हिंदुस्तान के भव्य मुगल साम्राज्य की चकाचौंध को देखकर यूरोपियन लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसे में उन्होंने अमेरिका की खोज के बाद हिंदुस्तान को अपनी साम्राज्यवादी नीतियों के अंतर्गत लाने के प्रयास शुरू कर दिए। उस दौर के यूरोपियन यात्रियों के ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि मुगल साम्राज्य के कुछ शहर उस समय के यूरोप के सबसे बड़े शहरों की तुलना से भी काफी बड़े थे। यूरोपियन व्यापारियों ने 16वीं शताब्दी के बाद मुगल साम्राज्य के साथ निर्यात पर प्रभुत्व कायम कर लिया था। इससे पहले पूर्वी अफ्रीका, फारस की खाड़ी, मलाया और इंडोनेशिया जैसे देशों के साथ कपड़ों का कारोबार ज्यादा था। इसी के साथ यूरोपियन लोगों ने यूरोप, पश्चिम अफ्रीका और फिलीपीन में नए बाजार खोल दिए। साथ ही यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों ने कपड़ा, नील और नमकीन पदार्थों के उत्पादन के लिए गुजरात, कोरोमंडल और बंगाल में नए केंद्र खोल दिए। इस तरह औद्योगिक ब्रिटिश साम्राज्य के उदय और उसके हस्तक्षेप ने मुगल साम्राज्य को धीरे धीरे पतन की ओर खिसका दिया। इससे एक समय पर बलवती मुगल साम्राज्य ने एकाएक ब्रिटिश साम्राज्य के आगे घुटने टेक दिए और आखिरकार 19वीं शताब्दी के मध्य में हिंदुस्तानी उपमहाद्वीप में मुगल साम्राज्य पूरी तरह से समाप्त हो गया और ब्रिटिश उपनिवेश की शुरुआत हो गई।
तो दोस्तों ऐसी थी मुगलों की अमीरी। आपको इसके बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप सूर्या टॉक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।